नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कल महाकुंभ का आखिरी दिन है और 45 दिन के इस महाकुंभ में दो यक्ष प्रश्न रहे। पहला, क्या यह महाकुंभ वाकई 144 वर्षों के बाद आया है? और दूसरा, क्या वाकई 65 करोड़ से ज्यादा लोग यानी भारत की आधी आबादी महाकुंभ में स्नान कर चुकी है? ये दोनों ही प्रश्न आपने सुने होंगे, आपके दिमाग में आए होंगे जरूर, और आपको इनका जवाब नहीं मिला होगा। इसलिए आज हम इन दोनों सवालों के सही सही जवाब आपको देंगे। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन 3.25 लाख छात्रों ने परीक्षा क्यों नहीं दी। क्या इसका कारण यह है कि योगी सरकार ने इस बार नकल और क्वेश्चन पेपर के लीक होने पर बहुत सख्ती बरती है? और हो सकता है कि इन स्कूली छात्रों को यह लगा हो कि बिना पेपर लीक हुए और नकल किए पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बीच इतना कंफ्यूजन क्यों है और महाकुंभ की गणना को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है। पूर्ण कुंभ का वैज्ञानिक आधार यह है कि जब जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह लगभग 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, तब इस संयोग में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, 12 वर्षों में एक बार। लेकिन 144 वर्षों के महाकुंभ की थ्योरी यह है कि जब 12 वर्ष के 12 पूर्ण कुंभ पूरे होंगे तब एक महाकुंभ होगा। अब यहां पर चुनौती यह है कि आखिर यह कैसे पता चलेगा कि कब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो चुके हैं और कब असली महाकुंभ का आयोजन करना सही होगा। तो बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि जब विशेष खगोलीय स्थिति में शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह सूर्य के साथ एक रेखा में मौजूद होते हैं, तब 144 वर्षों में एक बार बनने वाली इस बहुत ही खास खगोलीय स्थिति में महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार भी हमारे सौरमंडल में यही खगोलीय स्थिति बनी है, जिसके कारण इस बार के पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है। अब इन सारे विवादों के बावजूद महाकुंभ में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज भी 97,21,000 लोगों ने प्रयागराज के संगम में यह पवित्र स्नान किया है। अब तक पिछले 44 दिनों में 64 करोड़ 54 लाख लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं, जो भारत की कुल आबादी का 45% है। और भारत में इस समय हिंदुओं की आबादी है लगभग 116 करोड़ और भारत में रहने वाले 116 करोड़ हिंदुओं की कुल आबादी का 56% यह आंकड़ा है। यानी भारत में रहने वाले सारे हिंदुओं में से 56% लोग यहां पवित्र स्नान कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के हर 2 में से एक हिंदू ने इस बार के महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है और यह कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में आप इसे एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, हिंदी में आप इसे एक ऐसी क्रांति कह सकते हैं जिसका शोर आप तक पहुंच नहीं रहा। और ये एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे समाज में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी दल बीजेपी का विरोध करते करते अब देश का ही विरोध करने लगे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आंदोलन और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला, जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। समाजवादी पार्टी का जो आचरण जिस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप
बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलग टिप्पणी मत करिए। आज वर्ष 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह वही मामला है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार में हिंसक भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाकर मार दिया था। एक बाप और बेटे की हत्या की कहानी है ये। एक बाप और बेटे को जिंदा जला दिया गया था। कब? 1984 में, आज से 41 साल पहले, सिख दंगों में। उस समय जसवंत सिंह की बेटी सिर्फ 11 साल की थी और उन्होंने एक गवाह के रूप में पुलिस को यह बयान दिया था कि जिस भीड़ ने उनके पिता और उनके भाई को जिंदा जलाकर मार डाला, उस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार ही कर रहे थे, जो कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे। लेकिन इस गवाही के बावजूद इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही पूरे 7 साल लग गए और 1984 के इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई वर्ष 1991 में जाकर। 7 साल के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में पुलिस ने सज्जन कुमार के खिलाफ इस तरह से हल्के हाथ से जांच की कि चार्जशीट में सज्जन कुमार का नाम तक नहीं आया और वो इस मामले में इसके बाद भी 20 वर्षों तक लगातार बचते चले गए और यूपीए की सरकार जब तक हमारे देश में रही तब तक सज्जन कुमार के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं खुली, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। सरकार कांग्रेस की थी। वर्ष 2015 में जब मोदी की सरकार आई तो पुलिस के हाथ भी खुल गए और मोदी सरकार ने इन दंगों की फाइल्स को फिर से खोला और अब उस 2015 के 10 साल के बाद इस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि पूरे 41 वर्षों में मिले इस इंसाफ को क्या वाकई इंसाफ माना जाएगा? अब आपको यह बताएंगे कि क्या शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं? दिल्ली में जिस नई शराब नीति के कारण शराब घोटाला होने के आरोप लगे, उस पर बीजेपी की सरकार ने आज दिल्ली की विधानसभा में एक सीएजी की रिपोर्ट पेश की है। इसमें लिखा है कि शराब घोटाला 2002 करोड़ रुपए का था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस नई शराब नीति में ऐसी कई कमियां थीं जिससे लाइसेंस प्रक्रिया में धांधली हुई और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा। शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और नई शराब नीति में ऐसे बदलाव हुए जिन पर कोई विचार विमर्श किया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बनी थी, लेकिन केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को अब तक दबाकर रखा था और इसे कभी बाहर नहीं आने दिया। जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई, यह रिपोर्ट बाहर आ गई। अब नई शराब नीति पर पेश हुई इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजा जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो 12 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी फैसला लेगी कि इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या करना है, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में आरोपी बनाई गई है। खुलासे हैं, मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फी सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाली भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है।